नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अफरोज रिजवी TM24 न्यूज़ में आप सबका खैर मकदम है, स्वागत है। पेश हैं देश दुनिया के हालात से जुड़ी खबरों पर उर्दू अखबारों के तबसरे। उर्दू अखबारों ने कुछ खास तबसरे इस तरह किए हैं। अभी कल बुधवार को बिहार में शिवसेना लीडर आदित्य ठाकरे की बिहार के वजीर आला चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार और नायब वजीर आला तेजस्वी यादव से मुलाकात करने को लेकर के काफ़ी खबरें शाया की गई हैं, जिसमें इस बात पर चर्चा भी की गई है कि बिहार में विपक्षी एकता को लेकर एक बार फिर से कोशिशें शुरू कर दी गई हैं और इसकी खबरें सामने आने लगी हैं। यानी अब शिवसेना के आदित्य ठाकरे कल नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव से जो मिले हैं उनसे क्या गुफ्तगू हुई है, क्या बातचीत हुई है, इस बारे में बहुत सारी बातें खुल के तो सामने नहीं आई हैं, लेकिन इसे लेकर तमाम सियासी कयास आराइयाँ की जा रही हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि ये विपक्षी एकता को एक करने के लिए लेकर एक और कोशिश है जो शिवसेना की तरफ से शुरू की गई है। और बता दें कि इससे पहले बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार की तरफ से भी इस तरीके की तमाम बयान दिए गए और तमाम पोस्टर भी वहाँ छपे कि प्रदेश में देखा अब देश में देखेंगे। पार्टी की तरफ से तमाम ऐसे बयान दिए गए जैसे लगता था कि नीतीश कुमार ही अब अगले PM होंगे और इस तरीके के सारा विपक्ष उनको साथ देगा। तो बहरहाल इस सिलसिले में ये कड़ी और जुड़ गई है कि शिवसेना के नेता आदित्य ठाकरे ने कल तेजस्वी यादव से और नीतीश कुमार से जो मुलाकात की गई है, इससे राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई और कहा जा रहा है विपक्षी को एकता को लेकर के एक बार फिर से कोशिशें शुरू कर दी गई। याद रहे कि इससे कबल भी नीतीश कुमार ने तमाम सूबों का दौरा करके विपक्षी एकता को लेकर के तमाम बातें कही थी, तमाम बयान दिए थे और ये भी समझा जा रहा था कि तमाम अपोजिशन के लीडर उन्हें पसंद कर रहे हैं और उनकी क़यादत में अगली सरकार बन सकती है। लेकिन इसको लेकर के बहुत ज़्यादा चर्चाएं जब होने लगी तो खुद उनकी तरफ से भी आया कि नहीं, मैं प्रधानमंत्री पद के लिए नहीं बल्कि विपक्षी एकता को लेकर के कोशिश कर रहा हूं। तो उसी कड़ी में उनसे तेलंगाना के वजीर आला KCR भी मिलने आए थे और उस दौर में काफ़ी लंबी चौड़ी बातचीत हुई नीतीश कुमार जी से उनकी, और उसमें भी बीजेपी के खिलाफ ही एकजुटता की बात कही गई थी कि सारा विपक्ष अगर एक हो जाए तो देश में जो बिगड़ा माहौल है, जो एक डर और खौफ का माहौल है, उससे निपटा जा सकता है। बहरहाल ये बातें उन लोगों ने कही थी कि देश के हालात अच्छे नहीं है मौजूदा सरकार में, उससे निपटने के लिए विपक्ष को एक होना पड़ेगा। और KCR के इस बयान पर नीतीश की मुलाकात को लेकर के वजीर आज़म प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी काफ़ी तंज किया था, उनके भी काफ़ी बयान आए थे, बीजेपी की तरफ से भी तमाम बयान आए थे। तो इस तरह से ये कोशिशें चल रही हैं विपक्षी एकता को लेकर के, और विपक्षी एकता को लेकर के कोई पहली अभी आदित्य ठाकरे की या नीतीश कुमार और KCR की नहीं है। इससे पहले भी जब बीजेपी से लोग नाराज़ हुए, विपक्ष के लोग, तो उन लोगों ने भी, जिसमें श्रीमती सोनिया गांधी और रीजनल पार्टीज़ की, तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी, बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती और आपके अखिलेश यादव रीजनल पार्टी के, और मुलायम सिंह, सब हयात थे, मुलायम सिंह जी जीवित थे, तब भी ये कोशिशें चल रही थी कि एक ऐसा फ्रंट बने जिससे जो है अब आगे बीजेपी की सरकार न बन पाए। इन पार्टियों की ये दलील थी। तो ये इस तरीके से ये कामयाब तो नहीं हो पाई। ये 2014 से लेकर के आज 2022 हो गया, 8 सालों में ये कोशिशें कहीं कामयाब होती नजर नहीं आ रही। और ऐसा नहीं है कि बीजेपी इससे परेशान नहीं होती, बच्चे की बात शुरू होती है तो बीजेपी भी नाराज़ होती है, बेचैन रहती है और तरह तरह के बयान दे करके इसको फेल करने की बात भी करती है। तो बहरहाल ये कोशिशें अब कहाँ तक कामयाब होगी, इस पर सभी की निगाह रहेंगे। 2024 के लोकसभा इलेक्शन को लेकर के इस तरह की कयास आराइयाँ की जा रही हैं कि पक्ष फिर से एकजुट होने की बात कर रहा है। और विपक्षी एकता की बात तो चल ही रही है, लेकिन ये बीजेपी भी जो है इस वक्त गुजरात के चुनाव को लेकर के अपनी सबसे बड़ी विरोधी पार्टी अपने विपक्षी पार्टी में कांग्रेस को मान के चल रही है। हालांकि वो लगातार शुरू से 2014 के इलेक्शन के आने के बाद से ये नारा दिए बैठी है कि कांग्रेस मुक्त भारत, और कांग्रेस मुक्त भारत के बजाय अब कांग्रेस से ही उनको खौफ नजर आ रहा है
बीजेपी गुजरात में जितने भी चुनाव सभाएं हो रही हैं सब में ऐसी बातें की जा रही हैं जो जिसमें हर जगह पर कांग्रेस निशाने पर नजर आती है। मोदी जी ने भी अभी हाल ही में अपनी स्पीच में वो पूरी ताकत झोंके हुए हैं और उन्होंने अपनी स्पीच में कहा है कि अब कांग्रेस जो है वो जनजाति के कार्ड खेल रही है और जिस वक्त जनजाति के कल्याण की बात वो कर रही है उस वक्त जब राष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी मुर्मू को प्रस्तावित किया गया तो उस वक्त कांग्रेस की ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई थी और कांग्रेस ने इसका समर्थन भी नहीं किया था बकौल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के। तो अब नरेंद्र मोदी जी सबको ये बिहार में याद कराते चल रहे हैं कि कांग्रेस जनजाति कार्ड खेल रही है और इससे वो सियासी लाभ उठाना चाहती है, जबकि हकीकत यह है कि जनजाति के समुदाय से उसका कुछ लेना देना नहीं। अगर ऐसा होता तो द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने पर वो खुल के सामने आती। बहरहाल उधर कांग्रेस भी यानी राहुल गांधी भी इस बात को बार बार कह रहे हैं कि जो जनजाति है उसको जो है अब कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी जो है मिटाना चाहती है और वो जन आदिवासियों के बजाय उनको वनवासी कहना शुरू कर दिया। इस तरीके से उनके वजूद को खतरा है। तो बहरहाल दोनों लोग हर उस क्षेत्र में जहाँ पर जनजाति के लोग हैं अपने चुनाव पर प्रचार में अपने उसको वोट के खातिर अपने अपने दावे पेश कर रहे हैं। बहरहाल चुनाव बीजेपी को बड़ा दिलचस्प हो चल रहा है, लेकिन हैरत इस बात पर जरूर हो रही है कि जिस कांग्रेस को खत्म होने की बात बीजेपी बार बार करती है उससे सबसे ज्यादा खौफ गुजरात में बीजेपी को नजर आ रहा है। और उधर लखनऊ में भ्रष्टाचार के मामले में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। एक डिप्टी कमिश्नर को गिरफ्तार कर लिया गया है। लगभग 48 करोड़ रुपए के घपले के मामला पकड़ा गया है और हैरत में डालने वाला मामला सामने आया है कि जिस शख्स को पकड़ा गया है वो डिप्टी कमिश्नर सेल्स टैक्स के ओहदे पर तैनात है और इसे कल इस मामले में कार्रवाई की गई, कल गिरफ्तार किया गया है। ये अफसर जिस तरह से टैक्स चोरी की करा के करोड़ों की रिश्वत वसूलता था और जो तरीका अपनाता था वो काफ़ी हैरत में डालने वाला है। दरअसल ये मामला 2007 का है जब ये बिजनौर में तैनात थे और उन्होंने वहाँ पर काफ़ी हेरा फेरी की थी। इस सिलसिले में जो बातें सामने आई हैं पुलिस रिकॉर्ड से या कार्रवाई से, तो उसमें ये बताया गया है कि चूंकि सेल टैक्स के नियमों के मुताबिक एक सूबे से दूसरे सूबे में जब सीमा पार कर रही होता है माल से लदा ट्रक, तो उसमें कहीं भी टैक्स वसूली की बात नहीं होती है। तो इस तरीके से ये हुआ क्या कि जब झारखंड के लिए एक ट्रक निकला, काफ़ी उस पर माल लदा हुआ था, सरिया वगैरह जो भी लोहे के सामान बताया जा रहा है, तो वो जब यूपी की सीमा सरहद से पार हुआ तो उसको सीमा पर ही उतार लिया गया, यानी दूसरी सीमा के शुरू होते वहाँ उतार लिया गया और कागज़ पर दिखाया गया कि यहाँ से पास हुआ था, यहाँ कोई टैक्स नहीं बना इस गाड़ी नंबर पर, और करीब में बॉर्डर पर उतार के उसे फिर से इसी सूबे में ला करके व्यापारियों को दे दिया गया। तो इस तरीके से लगभग 48 करोड़ रुपए की टैक्स की चोरी का मामला पकड़ा गया और इसके एवज में इस अफसर को लगभग 2.5 करोड़ रुपए रिश्वत में मिला था। तो इस मामले की जांच चल रही थी जिसकी अब जाके पूरी हुई है और इसमें उनको गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस और छानबीन कर रही है इनके कार्यकाल के में और कितने इस तरह के घपले किए गए, यानी इसमें इस तरह से टैक्स चोरी कराई कि सांप भी मर जाए लाठी भी न टूटे और न तो यूपी में टैक्स जमा हुआ और न झारखंड में टैक्स हुआ और टैक्स चोरी की। और इसके अलावा उड़ीसा से एक अजीब व गरीब खबर सामने आई है। उड़ीसा के 2 जिलों में जाजपुर और भद्रुक क्योंझार जिले में के कुछ हिस्सों में बुध को काफ़ी पुरस्कार यानी रहस्यमयी आवाज़ें सुनाई दी, चीखें सुनाई दी हैं, तेज आवाज़ सुनाई दी गई, जिससे लोग वहाँ पर लोग के खौफजदा हैं और सहमे हुए हैं। इस सिलसिले में जब काफ़ी शोर मचा है तो पुलिस वालों ने भी दखल दिया और सरकार की तरफ से भी इस बात की कोशिश की गई कि ये तेज़ आवाज़ कहाँ से आई है, क्या है। तो इस सिलसिले में भी किसी नतीजे पर न तो पुलिस पहुंच पाई है न सरकार पहुंच पाई है, लेकिन वहां पर उड़ीसा के लोगों में
इस तरह का खौफ पैदा हो गया है कि ये तेज़ आवाज़ कहाँ से आई है, और इसको लेके तरह तरह की अफवाहें की जा रही हैं। कुछ लोग भूत प्रेत की बात कर रहे हैं तो कुछ दूसरे किस्म की बात कर रहे हैं। तो लोगों में कशमकश बढ़ गई है और खौफ में एक दूसरे से जो है बातें करके अपना खौफ दूर कर रहे हैं। और पुलिस और सरकार फिलहाल जो है इस सिलसिले में ये पता लगाने में नाकाम है कि ये कैसे हो रही है, और ना आवाम को वो इस तरीके से आश्वस्त करा पा रही है कि वो इस बात का पता लगाएगी कि ये आवाज़ें कहाँ से आएंगी। बहरहाल लोग घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, और उनकी कोशिश है कि सरकार और पुलिस इस सिलसिले में जल्द उन्हें राहत दिलाए ताकि जो है उनके साथ कोई अनहोनी ना होने पाए। बहरहाल अब इसको लेकर के जो माहौल है तो वहाँ है। इसके अलावा दिल्ली के पालमपुर इलाके में 25 साल एक शख्स ने अपने माँ बाप, बहन और दादी का कत्ल कर दिया। कथित रूप से उससे मार डाला गया 4 लोगों को, और इस नौजवान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में पता चला है कि वो बेरोजगार था और परेशान रहता था और डिप्रेशन में इतना बढ़ गया था कि उसे गुस्सा फौरन आ जाता था बात बात पर, और गुस्से में आकर के ही शायद उसने ये हादसा कर डाला। पुलिस से जो जानकारी मिली उसमें बताया गया है कि उसकी एक नौकरी थी, वो भी आजकल छूट गई थी। तो वो आर्थिक तंगी से जूझ रहा था, बेरोजगार था, उसके पास कोई पुख्ता रोजगार नहीं था, जिसकी बिना पर बहरहाल अब उसकी जांच कराई जा रही है। उसे पकड़ा गया है और पुलिस ने 4 लोगों के शव को लेकर के पुलिसिया कार्रवाई शुरू कर दी है। और बहरहाल बहुत बेहद अफसोसनाक वाक़या है लोगों में। और इसके अलावा कुछ विदेशी खबरों पर भी चर्चा। तो विदेशी न्यूज़ एजेंसी की खबरों के मुताबिक काबुल की एक मस्जिद में एक शख्स ने खुलेआम फायरिंग कर दी, जिसमें 5 लोगों की मौके पर मौत हो गई, एक शख्स जख्मी हो गया। ये शख्स किस आतंकवादी संगठन का था या किसी से उसकी दुश्मनी थी, ये कौन था, इस बारे में भी पता नहीं चल पाया है। और एहतियात के तौर पर मस्जिद परिसर में काफ़ी सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। बताया जाता है कि मारने वाले सब लोग एक ही परिवार के थे, और ये काफ़ी अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। और उस शख्स को अभी गिरफ्तार नहीं किया जा सका। पुलिस उसकी छानबीन कर रही है, लेकिन बहरहाल इस वाक़े से लोगों में दहशत है। और उधर इसराइल में धमाके की खबर है, जहां 15 लोग जख्मी हो गए, 2-3 की हालत नाजुक है। एजेंसी की खबर के मुताबिक ये धमाका एक बस स्टेशन पर किया गया, जहां पर काफ़ी लोग मौजूद थे, जिसकी बिना पर 15 लोग मौके पर ही जख्मी हो गए और 2 की हालत नाजुक है। इस धमाके की भी जिम्मेदारी अभी किसी आतंकवादी संगठन ने नहीं ली है कि किसकी तरफ से वो किया गया है। बहरहाल वहाँ पर भी पुलिस ने मौके पर पहुँच करके छानबीन शुरू कर दी है और जख्मियों को अस्पताल भेजा गया है। तो दोस्तों, आज के तबसरे में इतना ही। दीजिए इजाज़त। आदाब, नमस्कार।